तो गुड मॉर्निंग और मैं तुम्हें वेलकम करता हूँ स्टूडेंट। देखो आपके सामने हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 2 चैप्टर किए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट थे और आगे अब आ रहे हैं। हमने कहा कि आपको न्यूमेरिकल आने वाला है नॉन स्टिक क्वेश्चन में। नॉन स्टिक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। हर साल भी पेपर में क्वेश्चन आता है। इस साल भी उम्मीद है कि न्यूमेरिकल जो होंगे 2 या 3 नंबर के। तो फिजिकल केमिस्ट्री ज्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड है। इसमें न्यूमेरिकल को कैसे करना है ये हमें समझना है और फिर हम पूरे नंबर ले सकते हैं। क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं होता, क्वेश्चन को समझने के लिए वक्त लगाइए। अगर हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो हम आंसर नहीं दे सकते, ये बड़ा क्लियर है। अब हमने आपको स्टूडेंट लास्ट टाइम बताया था, लास्ट टाइम मैंने क्या बताया था, हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन सॉल्व की थी, उसे बोलते हैं नॉन स्टिक इक्वेशन। बोलो की थी, यस और नो, जल्दी बताओ। और मैंने ये बताया था कि यस सर। कोई भी रिएक्शन है, देखो कोई भी रिएक्शन है, जैसे मैंने एक रिएक्शन लिखी स्टूडेंट, देखो ये रिकैप होता है, रिवाइज होता है। दिमाग लगाइए, ध्यान दीजिए, फोकस करिए, अटेंशन पे अटेंशन पे अटेंशन। तो आपको आपने कहा कि इस सेल का जो कोई सेल बना उसकी सेल पोटेंशियल किसी भी कंसंट्रेशन पे निकाली जा सकती है इस मेथड से। तो ये नास्ट ने इक्वेशन दी थी -0.059 एन हो गया था और लॉग ऑफ उसने कहा क्यू लिख दिया। अब क्यू क्या था, रिएक्शन क्वेश्चन जो हमने पढ़ा था चैप्टर में 11 में भी, तो ये सी पावर सी, सी पावर डी और नीचे ए पावर ए, इस तरह से बी पावर बी, ये कंसंट्रेशन का था। अब होता क्या है स्टूडेंट्स, जब एक सेल हम यूज करते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने ये डेनियल सेल में क्या हुआ था स्टूडेंट, जिंक था। और क्या था डेनियल सेल में, जिंक ने एनोड का काम किया था, कॉपर था हमारा स्टूडेंट, कॉपर था, ठीक है। और बना था Zn2+ और बना था कॉपर। बोलो ये सही इक्वेशन है डेनियल सेल की, यस और नो, जल्दी बताओ। यस सर। तो डेनियल सेल में आपको हमने बताया भी ऑक्सीडेशन हुई है जिंक की और कॉपर की रिडक्शन। अब क्या होगा कि जब जब कभी भी कोई सेल चलता है स्टूडेंट, तो ये तो है नहीं कि वो हमेशा के लिए चलता रहता है। होता क्या है, एक स्टेज ऐसी आती है जब कंसंट्रेशन जिंक आयंस की और कॉपर आयंस की जो होती है स्टूडेंट, वो चेंज नहीं होती। अब पहले क्या हो रहा था कि कंसंट्रेशन जिंक की इंक्रीज करती जा रही थी और कॉपर की दूसरे हाफ सेल में डिक्रीज करती जा रही थी। लेकिन एक स्टेज पर ऐसा आता है जिसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो वोल्टेज जो होती है वोल्ट मीटर पर, जो वोल्ट मीटर से हम वोल्टेज मेजर करते हैं स्टूडेंट, वो गिरती रहती है, ड्रॉप करती रहती है, वो डिक्रीज करती रहती है। और आफ्टर सम टाइम क्या होता है, आफ्टर सम टाइम हम ये कह रहे हैं कि जो वोल्ट मीटर मैंने लगाया था स्टूडेंट, वोल्ट मीटर में क्या हुआ कि 0 वोल्ट की रीडिंग आ गई। अब 0 वोल्ट आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट की अब कोई चेंज नहीं हो रही कंसंट्रेशन की कॉपर और जिंक आयंस की। मतलब कॉपर आयन और जिंक आयंस की कंसंट्रेशन अब चेंज नहीं हो रही। अब अगर ये वैल्यू 0 आ गई, आपका जो सेल है वो 0 पर आ गया स्टूडेंट। ई नॉट सेल 0 नहीं हुई, मैं कह रहा हूँ सेल पोटेंशियल 0 होगी। अब सेल की पोटेंशियल जब 0 होगी तो इसे इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अब इक्विलिब्रियम अटेन हो, क्या हो गई है, इक्विलिब्रियम अटेन होगी। तो जब इक्विलिब्रियम हो जाएगी तो आपका ई सेल 0 हो जाएगा और वोल्ट मीटर एक 0 रीडिंग दिखाएगा। तो उस समय जब Q होता है, जो रिएक्शन कोएफिशिएंट होता है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल हो जाता है। दिस इज इक्वल टू Kc। Kc क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर हमने यहाँ पर निकालना है तो हम निकाल सकते हैं, उसकी वैल्यू हमें पता ही कैसे निकालने। तो ये जो आपने बताया था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कंसंट्रेशन जो होती है वो कांस्टेंट हो जाती है, कंसंट्रेशन अब चेंज नहीं होती, कंसंट्रेशन अब चेंज नहीं होती, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन हो जाती है। इक्विलिब्रियम के चैप्टर में आपने पढ़ा था। बोलो ये सही बात है या गलत है, जल्दी बताओ। तो इक्विलिब्रियम होगी तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन होती है, ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है इसकी, ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है, ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है, ये इक्विलिब्रियम मतलब अब कोई भी चेंज कंसंट्रेशन में नहीं हो रही। अब आई राइट और रॉन्ग स्टूडेंट्स, जल्दी से बताइए, यस मेरे साथ बने सर। रहिए, एनर्जी को कायम रखिए, पे अटेंशन और इंटरेक्ट करिए। बताइए ये बात सही है या गलत है, जल्दी से बताइए, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम हो गई, ई जो ई सेल था वो 0 हो गया स्टूडेंट, ई सेल 0। तो अगर मेरा ई सेल 0 हो गया स्टूडेंट तो नॉन-स्टिक इक्वेशन ये आप देख रहे हैं, नॉन-स्टिक इक्वेशन जो मैंने ऊपर लिखी है। तो अगर ई सेल 0 हो गया स्टूडेंट, मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये 0 इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस
0.059, ये मैंने आर टी और एफ की वैल्यू रख दी, एफ की वैल्यू रख दी एन, तो ये बन गया लॉग ऑफ के सी, बोलो बन गया। और इसी इक्वेशन को अगर मैं इसको उधर ले जाऊं तो ये क्या बन गया फॉर्मूला, E naught cell is equal to 0.059 by n log of Kc। बोलो ये फार्मूला समझ में आया आपको, कैसे बनाया मैंने, जल्दी से बताओ। ये फार्मूले यस का सर। इस पे न्यूमेरिकल आने वाला पेपर में, इसलिए करवा रहा हूँ। या तो इसे अगर हमें याद हो जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो हम इनको निकाल सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि अब तो वो ई नॉट सेल की वैल्यू देगा और केसी की वैल्यू निकलवाएगा। तो ये क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में आते हैं, जो हमने समझना स्टूडेंट। आप सोचिए आर एक थर्मोडायनेमिक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू जैसे गैस कांस्टेंट मैंने कहा था 8.31 जूल्स पर मोल केल्विन। अगर जूल्स एनर्जी यूज कर रहा हूं तो जूल्स में वोल्ट जो यूनिट था उसका, तो 8.31 यूज करते हैं। एक फेराडे जो होता है वो चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, आपको पता ही है कि 1 फेराडे क्या होता है, 1 फेराडे इज अ चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, वो 96485 या 96,500 कूलम्स भी लिखा जाता है अप्रोक्सीमेटली। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, 298 केल्विन, 1 एटीएम प्रेशर है। तो इक्वेशन को सिंपलीफाई किया हमने, वो इस इक्वेशन को ये फार्मूला हमने बना दिया, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.5 लॉग के। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है। इससे क्या करूंगा मैं, न्यूमेरिकल्स। ऐसे फार्मूलों को आप कलर्ड पेन से मार्क करके अपने पास रखिए नोट्स में। देखो क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बार आ चुका है, इसलिए दे रहा हूँ। न्यूमेरिकल आने हैं इस चैप्टर में, आप याद रखिए न्यूमेरिकल जो है 10 से 12 नंबर के न्यूमेरिकल आने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, और ये 2 या 3 नंबर का कोई भी न्यूमेरिकल, एक से ज्यादा भी आ सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल। तो आगे देखो इसके बाद क्या हुआ। अब एक और फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जिसपे फिर न्यूमेरिकल आना। भाई जब सिस्टम, कोई भी सिस्टम मेरा होता है, वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रिकल वर्क करता है। अगर वर्क करेगा तो उसकी अपनी एनर्जी तो डिक्रीज होगी, यही बोलते हैं गिब्स फ्री एनर्जी उसकी डिक्रीज हो जाती है। तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन कैसे निकालते हैं हम फिजिक्स में, कैसे निकालता, वर्क डन इन 1 सेकंड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय द टोटल। तो टोटल चार्ज कितना होता है, देखो एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है, एक मोल अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स लेता हूँ स्टूडेंट, तो उसका चार्ज कितना होता है 1 फेराडे। और 1 फेराडे किसके बराबर होता है, अभी आपने लिखा 96, 1 फेराडे इज इक्वल टू हाउ मच, अभी निकाली वैल्यू हमने 96487 कूलम्स। इसको कई बार ऐसे भी लिखा जाता है, पेपर में नहीं देता, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसका चार्ज इतना है। अगर n मोल इलेक्ट्रॉन के यूज हुए हैं स्टूडेंट, रिएक्शन में n मोल इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं, तो टोटल चार्ज कितना हुआ n इंटू एफ। तो इतना चार्ज हमारा था, ठीक है। अगर इसी को मैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल से मल्टीप्लाई कर दूं, आपको पता है, तो आपने पढ़ा था V इज इक्वल टू W/Q, ये फार्मूला आपने पढ़ा है स्टूडेंट इलेक्ट्रिसिटी में 10th क्लास में भी। तो W हमारा क्या है, जो वर्क डन है, तो जो वर्क डन है स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल वर्क है, ये इलेक्ट्रिकल V इंटू क्यू। तो V क्या है यहाँ पर, V हमारा जो है ई नॉट सेल यहाँ पर है। तो ये V जो है हमारा वो ई नॉट सेल है स्टूडेंट, कितनी सेल की पोटेंशियल है। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो है हमारी, अगर वो हमें वैल्यू पता हो, ठीक है, और उस ये वाला, और टोटल चार्ज हमें पता हो, टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे, n इंटू एफ। तो ये क्या बन जाएगा फिर, ये क्या बन जाएगा हमारा n, ये क्या बन जाएगा एन एफ, और ये किसके बराबर हो गया, ई के, या ई अगर स्टैंडर्ड वैल्यू यूज करूँ तो ई एफ के बराबर हो। अब ये क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रिकल वर्क होता है स्टूडेंट गैल्वेनिक सेल में, ये जब होता है तो ये कहाँ से आता है, आपको आपने पढ़ा था डेल्टा जी, गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ा था, गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स डेल्टा जी पढ़ा था आपने, क्या होती है गिब्स फ्री एनर्जी स्टूडेंट। तो आपने कहा यही होती है जो यूजफुल वर्क के लिए होती है, लेकिन जब सिस्टम की गिब्स फ्री एनर्जी डिक्रीज होती है तो उतना ही सिस्टम वर्क करता है, वरना सिस्टम के ऊपर वर्क करना पड़ता है। तो अगर एनर्जी उसकी डिक्रीज नहीं होगी तो वर्क कैसे करेगा सिस्टम, तो इसीलिए इसे डेल्टा जी माइनस एन एफ पी लिखा जाता है। तो इसको हम क्या लिखते हैं फिर, डेल्टा रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन हो रही है, डेल्टा आर जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल।
तो ये एक फार्मूला और बन गया स्टूडेंट। बात समझ में आई? बात समझ में आई? जल्दी बताओ, यस और नो, यस और नो। Yes, sir. अब यहाँ पर ये फार्मूला हमने दिया आपको, इसको भी आपने लाल पेन से नोट, ये फार्मूले इंपॉर्टेंट है, इनसे न्यूमेरिकल आने वाले हैं, अभी हम करने भी जा रहे हैं आपके सामने। देखो ये बहुत बार निकलवाता है, फाइंड द चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी या फाइंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। और हमें ये भी पता है स्टूडेंट, डेल्टा आरजी इज इक्वल टू माइनस एनएवी सेल, और हमें ये भी पता है कि डेल्टा आरजी इज रिलेटेड विद वैल्यू ऑफ के। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है के, क्या होता है स्टूडेंट? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, अभी हमने बताया। और इसको अगर हमने ऐसे लिखा -2.303 RT log ऑफ के हो गया। ये वो लॉग जो बेस 10 है जिसकी वैल्यूज हमें दी जाती हैं एग्जाम में, जिसको हम यूज करते हैं लॉग टेबल देख के। लॉग टेबल अगर हमें नहीं दिए जाते एग्जाम में तो वो वैल्यू लॉग्स की हमें देगा, ब्रैकेट में लिखा होगा लॉग्स की वैल्यू। तो लॉग की वैल्यू हमें दी जाएगी पेपर में, कोई हमें डिफिकल्टी नहीं। तो ये फार्मूले आपने नोट कर लिए, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट, ऐसा क्वेश्चन उम्मीद है इस साल भी आ सकता है, इस साल भी आ सकता है। तो इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि एक रिएक्शन हो रही है, एक रिएक्शन हो रही है स्टूडेंट, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। आपको 1 मिनट का वक्त मिल रहा है, आप इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए, उसके बाद फिर मैं करके दिखाता हूँ आपको कि कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं पेपर में, न्यूमेरिकल आने वाला, 2 नंबर का न्यूमेरिकल है ये। कैसे सॉल्व करेंगे, हमें प्रैक्टिस करनी है, हमें स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड करना है, हमें पे अटेंशन टू द क्वेश्चन को समझना है, और उसके बाद हम इसके आंसर कर सकते हैं। ऐसे न्यूमेरिकल आने वाले हैं पेपर में। देखो कि आपने अभी अभी आपको क्या गिवन है, ई नॉट सेल दिया हुआ और ये कह रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालो। के सी आपको रिएक्शन का निकालना स्टूडेंट इस केस के अंदर। तो फार्मूला अभी हमने फार्मूला आपको दिखाया है कि फार्मूला क्या था स्टूडेंट, ई नॉट सेल इज इक्वल टू, बताओ क्या फार्मूला था, जल्दी से बताओ। 0.059 बाई n On 9 log kids. log ऑफ के सी। ठीक है, ये सीधा ही फार्मूला मुझे याद होना चाहिए, मैंने कहा इसको याद ही कर क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर ये ई नॉट सेल की वैल्यू दे रखी है स्टूडेंट, आप बताओ कि इसमें n की वैल्यू क्या है। एग्जाम में सारे स्टेप लिखने, कितनी है n की वैल्यू? n कैसे निकालते हो, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं रिएक्शन में स्टूडेंट्स? देखो यहाँ पे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन है, इससे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा पेपर में। कैसे निकालते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि रिएक्शन क्या हो रही है, रिएक्शन क्या हो रही है। देखो हमें सारे स्टेप लिखने पड़ते हैं एग्जाम में। यहाँ पर रिएक्शन देखिए स्टूडेंट्स, ये हो रही है ऑक्सीडेशन, आपको पता है कि ऑक्सीडेशन एनोड पे होती है स्टूडेंट, और सिल्वर आयन की हो रही है रिडक्शन। अगर सिल्वर आयन की रिडक्शन हो रही है स्टूडेंट्स, तो अब बताओ कि नेट रिएक्शन, जब मैं लिखता हूँ नेट रिएक्शन लिखता हूँ, तो बताओ कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करूंगा? 2 से। तो फिर ये और ये कैंसिल करते हैं, एक ऑक्सीडेशन होती है, एक रिडक्शन, दोनों में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन में आते हैं उतने रिडक्शन में होने चाहिए। तो इसीलिए हम इन्हें कैंसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किया जाता है। और फिर हमारी नेट रिएक्शन ये आ गई जो ऊपर लिखी, तो ऊपर लिखी थी स्टूडेंट, आ गई क्या बोलो? अब ऐसा ये सिंपल है, ये सिंपल है, इससे डिफिकल्ट आएंगे एग्जाम में, इसलिए कह रहा हूँ इसे लर्न करना है, लर्न करना स्टूडेंट, रट्टेबाजी कुछ भी नहीं चलने वाली। कोई भी चीज को रट्टेबाजी नहीं करनी, लर्न करना है, वरना एग्जाम नहीं कर पाओ। तो बताओ एन की वैल्यू कितनी आई, कितने इलेक्ट्रॉन चले हैं ट्रांसफर हुए? 2। तो एन की वैल्यू 2 आ गई। तो फिर अब क्वेश्चन क्या रह गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपने लिखा फिर ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 by 2 log ऑफ के सी। स्टूडेंट ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.46, और ये इंटू 2 हो गया, डिवाइडेड बाई 0.059 हो गया, और ये आ गया लॉग ऑफ के सी। अब ये कैलकुलेशन रह गई, अब आपको ये कैलकुलेशन करनी है स्टूडेंट, और इसकी वैल्यू निकालनी है कितनी आएगी, और उसके बाद में वो एग्जाम में हमें एंटी लॉग की वैल्यू देगा।
तो इसकी वैल्यू को हम कैसे निकालते हैं, देखो मैं कोई अप्रोक्सीमेशन छोटी मोटी करता हूँ ताकि हमारा इजी हो जाए। तो ये 59 और ये 20 हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, कुछ अंदाजा है आपको? एग्जाम में ये सब चीजें दिखानी पड़ेंगी, शो करनी पड़ेंगी स्टूडेंट्स हमें। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो इसको सॉल्व करना है हमें। तो मैं यहाँ पे अभी बता देता हूँ, ये अराउंड 15.6 आने वाली है। अब इसका लगेगा एंटी लॉग, क्योंकि इसको हटाना है। एंटी लॉग लेने का तरीका आपको पता है स्टूडेंट, एंटी लॉग कैसे लूंगा मैं लिखूंगा 15 + 0.6। आप देखो इसका जब एंटी लॉग, इसका जो एंटी लॉग होता है वो बताइए 10⁻15 बन जाएगा एंटी लॉग। इतना हमें पता है, बहुत बड़ा मैथ्स नहीं कर रहे हम, बहुत बड़ा मैथ्स केमिस्ट्री में नहीं करते, छोटा छोटा करते हैं, लेकिन कुछ वैल्यूज वो देगा, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं देगा 15 की, ये उससे पता भी तुम्हें आता है। 0.6 की वैल्यू वो दे देगा एंटी लॉग। 0.6 की वैल्यू जो भी होगी वो एग्जाम में दी होगी, तो वो हम यहाँ पे रख देंगे 3.92। तो ये केसी के बराबर आ गया, ये मेरा केसी आया स्टूडेंट। एंटी लॉग लिया मैं, क्या लिया, एंटी लॉग। तो कितना आंसर आया मेरा, केसी इज इक्वल टू 3.92 into 10⁻15। बात समझ में आई? क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आराम से, पूरी स्क्रीन ली गई है, एक एक स्टेप को दिखाया गया है। क्योंकि 2 नंबर का जो भी क्वेश्चन होता है वो ऐसे स्प्लिट होता है, मार्किंग स्कीम जो होती है वो ऐसे होती है स्टूडेंट। 2 नंबर नहीं मिलते सिर्फ आंसर के, आंसर का तो सिर्फ हाफ ही नंबर होता है, उसके पहले स्टेप्स के मार्क्स होते हैं। अगर ये स्टेप्स नहीं लिखे तो नंबर नहीं मिलेंगे, आप इस बात को सोच लीजिए। यूनिट्स वगैरह सब लिखना पेपर में। ये मैं एक बार बार कहता हूँ, हाउ टू सॉल्व ए न्यूमेरिकल स्टूडेंट, ये इसके लिए आपको समझना है। न्यूमेरिकल आने वाले हैं आपके 10 से 12 नंबर में न्यूमेरिकल होंगे बोर्ड में, तो कैसे सॉल्व करने हैं न्यूमेरिकल, इसके बारे में आप सोच लीजिए। एक एक स्टेप आपको लिखना है, यूनिट्स भी सारे लिखने, तब जाके आपको 2 नंबर मिलते हैं। बोलो, बात समझ में आ गई? Yes, sir. अच्छा, वेरी गुड, थैंक यू वर्णिका एंड रिवेश। तुम बने रहिए मेरे साथ और अपने कंसंट्रेट करिए और फोकस करिए। आप देखो कि ये कहता है, ये कहता है स्टूडेंट, क्या कहता है, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर डेनियल सेल इज 1.1 वोल्ट, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी। आपके पास 1 मिनट का वक्त है इसको सॉल्व करने का, जल्दी से करिए, उसके बाद फिर मैं ही करता हूँ, आप जल्दी से करिए, 1 मिनट का वक्त। ये सारा चैप्टर न्यूमेरिकल बेस्ड है, इसमें से न्यूमेरिकल आपको पेपर में आएंगे और आते हैं, इसको फोकस करिए और कंसंट्रेट करिए। Sir, -21230. बस यही आंसर लिखोगे पेपर में, कुछ और भी लिखोगे? जूल। आप देखो कि एक चीज का ख्याल रखना, मैंने आपको स्पेशली कहा है, देखो पहले तो तुमने जब इनके आंसर लिखे स्टूडेंट, फार्मूला बताओ क्या था तुम्हारा, जल्दी से बताओ फार्मूला क्या? Delta G is equal to -NF E naught. आपने लिख दिया, मैंने आपको हाफ मार्क दिया अभी, ये फार्मूला आपको आता है। अब आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं, इसमें कितने, 2 हैं, बोलो। Sir. फेराडे की वैल्यू आपको पता है? Yes, sir. है 96, बताओ फेराडे की वैल्यू क्या लिखी है आपने, जल्दी से। 96500 कूलम। 96500 कूलम लिया। कूलम लिखी है तो गलत हो गया फिर तुम्हारा। अब देखो मैंने क्यों लिखा ये सारा, कूलम पर मोल होता है। आप देख लो, ध्यान से देखना, तुम्हें मैं जब क्वेश्चन करता हूँ पे अटेंशन, और जो क्वेश्चन आने वाले हैं ना असर्शन और रीजनिंग के, उसमें भी पे अटेंशन, क्योंकि एक एक वर्ड का मीनिंग होगा और एक एक वर्ड से ही सारा आंसर बदल जाएगा। ये जो एक मोल इलेक्ट्रॉन का होता है, एक 96,487 कूलम होते हैं एक मोल में, पर मोल है। पर मोल नहीं लिखा तो क्या है फिर, कितने कितने कूलम के लिए? कूलम बोल दिया तुमने, कूलम किसके लिए, कितने इलेक्ट्रॉन लिए हैं तुमने, वो तो मैंने नहीं बताया। 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए हमने कैलकुलेशन की थी 1 फेराडे, 2 मोल के लिए कितना होता है, 2 टाइम्स हो जाता, तो फिर इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। बात समझे? तो इसलिए ये हमें मेंशन करना होता है, एन जो है तो वो तो एक नंबर है,
नंबर के कोई यूनिट नहीं होते। तो स्टूडेंट से जब हम पेपर में लिखते हैं तो हमें सारी चीजें बतानी पड़ती हैं, कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं किया जाता। और क्या लिखा मैंने, ई नॉट सेल कितना है 1.1 वोल्ट। तो अब मैंने निकाला स्टूडेंट डेल्टा आर जी। तो आपने कहा माइनस एन की वैल्यू 2 रखी है स्टूडेंट्स, और क्या रखा है कि एन की वैल्यू मैंने 2 रखी है, और ये कितना रखा है 96487 कूलम पर मोल रखा है स्टूडेंट। और यहाँ पे मैंने रखी है ई नॉट सेल 1.1 वोल्ट, 1.1 वोल्ट स्टूडेंट, 1.1 वोल्ट। आपको पता था, मैंने बताया था W इज इक्वल टू वी बाई क्यू। वी क्या होता है फिर, वी क्या होता है, उल्टा लिख दिया मैंने क्या, वी वी बताया था मैंने, क्या बताया था तुम्हें अभी वी क्या होता है W बाई क्यू, ठीक है। तो वी की वैल्यू W बाई क्यू बताइए, तो कितना वर्क हुआ है। वर्क के यूनिट क्या होते हैं, जूल, और इसके क्या हैं कूलम, ठीक है। जूल और कूलम, जूल पर कूलम है, उसी को वोल्ट कहते हैं। तो अब क्या होगा, कितनी वैल्यू आई है ये, इसको जब सर ये आ मल्टीप्लाई, रही है -21230। एक मिनट, -21227 है, सर -2 वो मैंने कोई बात, 96500 लेके किया अच्छा कोई बात नहीं, अगर वो वैल्यू नहीं दे फेराड। रखी तो उसको आप यूज कर सकते, ठीक है। तो आपको क्या बना, कूलम है और मोल है, और ये यूनिट क्या बने आपके, जूल है और कूलम है। मैंने यूनिट लिखे हैं, ये कैंसिल करो सारे यूनिट, तो कितना आया, -21227 जूल पर मोल आया है, ठीक है। और इसको अगर आपने करना है तो -212.27 किलो जूल पर मोल। अगर मैंने यूनिट नहीं लिखे स्टूडेंट तो समझ लीजिए आधा नंबर गया। बात समझ में आई। देखो ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यूनिट के कन्वर्शन भी आने चाहिए। और जिन स्टूडेंट्स को ये नहीं पता, उन्हें पता है कि वो मार्क्स को यूज कर, तो आपके मार्क्स जाएंगे स्टूडेंट। कोई भी क्वेश्चन करोगे, अब आपको समझ में आना चाहिए कि वोल्ट क्या होता है, वोल्ट क्या होता है, जूल पर कूलम होता है, जूल पर कूलम होता है, तभी तो मैंने काट के दिखाया, तुम्हें एग्जाम में दिखाना पड़ेगा आपको यूनिट्स। बात समझ में आई। अगर यूनिट नहीं सर लिखे तो आधा नंबर गया, ये नंबर कट जाएगा, यूनिट्स के हाफ मार्क्स होते हैं। तो इसलिए आपने सिर्फ किलो जूल में आंसर लिख दिया, वो गलत है। जूल में लिख दिया, गलत है। किलो जूल पर मोल है, ये जो भी वैल्यू निकाल रहा हूँ किलो जूल पर मोल में आई है स्टूडेंट, एक मोल के लिए निकाली गई है। तो हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। ये देखो ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आएंगे, आपको लगेगा कि पता नहीं ये सही है, तो वहां पर मैंने बार बार कहा कि पे अटेंशन स्टूडेंट्स टू ईच एंड एवरी, हर शब्द को पढ़ना है क्वेश्चन में, हर लाइन को समझना है, और फिर तब आंसर लिखना है। जब क्वेश्चन का आंसर एक वर्ड का है, एक लाइन का है, तो अगर आपने कुछ और वर्ड लिख दिया तो फिर आपको नंबर नहीं मिलने को। वो तो स्पेसिफिक आंसर है, मार्किंग स्कीम जब होती है उसमें स्पेसिफिक आंसर लिखा जाता है, वो नहीं तो नहीं, फिर कोई मार्क आपको मिलने वाला नहीं। आपकी तरफ से सही था लेकिन आंसर वो अप्रोप्रिएट नहीं था, बात समझी। और क्वेश्चन आ गया, जैसे अब ये क्वेश्चन आ गया, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द सेल रिएक्शन। अब इस केस में आपको निकालना ऐसा ही क्वेश्चन पेपर में आने वाला, न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पर ध्यान दीजिए स्टूडेंट। आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन है, आपको मिलेगा 1 और 2 मिनट के बीच में वक्त, जल्दी से करिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें न्यूमेरिकल जरूर आएगा, आपको भी इसी बता रहा हूँ। तो इसके अंदर देखो मेन चीज क्या है, पहले तो
इसमें देखें कि क्या क्या हो रहा है। फेरस का रिडक्शन हो रहा है, देख रहे हो, Fe2+ में जा रहा है, यहाँ दिख रहा है Fe3 फेरस, और ये I- है, I- क्या कर रहा है, आयोडीन में जा रहा है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये 2 I- है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, तो नेट रिएक्शन आ गई। नेट रिएक्शन क्या आई हमारी, जो पेपर में दी हुई है। इसको क्यों करता हूं मैं, इलेक्ट्रॉन निकालने कितने चेंज हो रहे हैं, इसके बिना क्या पता लगेगा, ये और ये कैंसिल तो करने के लिए इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स। तो 2Fi है, ये एक्वस होते हैं आयन समेशन, ये भी एक्वस हो जाएंगे स्टूडेंट। अब I- जो है ये तो सोल्यूशन में है एक्वस स्टूडेंट, और ये सॉलिड है तो मैंने S लिख दिया, कोई बात नहीं। तो 2Fe3+ है, और यहाँ पे 2I- एक्वस है स्टूडेंट्स, ये एक्वस है। देखो हर वर्ड को समझना है और लिखना है, जल्दबाजी नहीं है मेरे को कोई भी। 2Fe2+ एक्वस है स्टूडेंट। हर चीज के मार्क्स होते हैं, स्टेप्स के मार्क्स होते हैं। ये नेट रिएक्शन है, एन की वैल्यू आ गई यहाँ से, कितनी आई एन की वैल्यू, तो एन की वैल्यू कितनी आई है स्टूडेंट्स, एक फार्मूला मेरा ये है, और दूसरा क्या है, तो कोई भी फार्मूला आप यूज कीजिए, अभी 2 ही फार्मूले आपको मैंने बताए हैं, दोनों को यूज करके आप निकाल सकते हैं। और आपको ये फार्मूला भी हमने बताया कि E0 सेल, सर जो फेरेडे की वैल्यू होती है वो 96500 लेके कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हो, अगर वैल्यू नहीं दी हुई, अगर एग्जाम में दी है तो फिर उसी को यूज करना। अगर एग्जाम में नहीं देगा ना आप, फिर वो आप यूज कर लेना, अगर वो देगा तो फिर वही वैल्यू यूज करना जो पेपर में दी जाए, क्योंकि एक क्वेश्चन आने वाला है, यहाँ पे क्वेश्चन आने वाला है, 100% आने वाला है, ठीक है। तो वो वाली वैल्यू आप यूज कर लेना, ये वी वर्ड होता है इनटू लॉग ऑफ KC होता है, ठीक है। तो आप कोई भी फार्मूला यूज करिए, ये क्वेश्चन इस फार्मूले से आराम से हो जाएगा। मेन थी ये रिएक्शन, और एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई है, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए स्टूडेंट, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। कुछ ऐसी रिएक्शंस होंगी जिसमें एन की वैल्यू निकालना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए वो ऐसे क्वेश्चन देता है। अब कैलकुलेशन रह जाएगी, और लॉग की वैल्यूज आपको एग्जाम में दी जाएंगी, या एंटी लॉग। ये जो लॉग होंगे और एंटी लॉग होंगे वो हमें एग्जाम में मिल जाएंगी, वहां से क्वेश्चन जब करोगे उसमें दिए होगी वैल्यू, तो इसलिए इसमें डर नहीं है, इसमें हमें डर नहीं है, और इसके अंदर हमें ज्यादा सोचना नहीं है, ऐसे सारे क्वेश्चन हो ही जाएंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा, जब हमें याद करने हैं स्टूडेंट की भाई ये क्वेश्चन आ रहा है। अब देखो ये वाला जैसे क्वेश्चन है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ द गैल्वेनिक सेल इन व्हिच द रिएक्शन टेक्स प्लेस, कैलकुलेट डेल्टा Rg एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया, आपको फर्स्ट वाला जैसे करना है, आपके पास 1 या 2 मिनट का वक्त है, जल्दी से सोचिए इसमें क्या करना है हमें, और ये वैल्यू हमें दी जाएंगी, ठीक है। इनकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हमें दी जाएंगी, जो क्रोमियम है और उसकी वो हमें मिलेगी, क्रोमियम और इसकी वैल्यू हमारे को एग्जाम में वो देंगे, तभी हम इनको कर पाएंगे। तो हमें पता है कि, अगर हमें पता है कि E0 क्रोमियम 3+2 क्रोमियम की वैल्यू, ये स्टैंडर्ड वैल्यू होती है स्टूडेंट, तो ये हमें एग्जाम में दी जाएगी, एग्जाम में दी जाएगी स्टूडेंट, हमें टेबल में से मिल जाएंगी, -0.74 वोल्ट होता है ये। और दूसरी कौन सी है, कैडमियम की वैल्यू भी हमें दी जाएगी पेपर में, तो ये वैल्यू हमें मिलेंगी, कैडमियम E0 कैडमियम 2+2 कैडमियम की वैल्यू भी हमें एग्जाम में मिल जाएगी, कहीं ना कहीं से टेबल होगा तो उसमें वो देगा, तभी हम ये क्वेश्चन कर पाएंगे। सर इसका n फैक्टर 6 होगा ना? अब एन फैक्टर ही है इसमें मेन, वो रिएक्शन जब आप लिखोगे तो पता लगेगा ये रिएक्शन क्या थी, क्रोमियम की हो रही है ऑक्सीडेशन, ठीक है, और कैडमियम की हो रही है रिडक्शन। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है, ये क्वेश्चन प्रीवियस बोर्ड के पेपर का क्वेश्चन है,
मैं वैसे बता रहा हूँ, वहां से लिया गया। तो ये क्वेश्चन पहले आ चुका पेपर में। तो ये बन गया कैडमियम सॉलिड। अब इसको इसलिए दिया था उसने कि यहाँ पे एन की वैल्यू में प्रॉब्लम थी। देखो यहाँ पर हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ा, 2 से, और यहाँ पर 3 से, तो ये 6 हो गया और ये भी 6 हो गया। तो एन की वैल्यू यहाँ पर 6, ठीक है, इसीलिए दिया था ये क्वेश्चन। और वही नेट रिएक्शन आ जाएगी, 2CrS प्लस 3 कैडमियम 2 प्लस एक्वस, ये बना 2Cr3 प्लस एक्वस प्लस 3 कैडमियम S। तो बाकी तो वही फार्मूले हमें लगाने हैं, फार्मूले के भी हमें नंबर मिल जाते हैं जब आपने एग्जाम में फार्मूला लिख दिया स्टूडेंट, डेल्टा Rg0 इज इक्वल टू माइनस NFE0, ठीक है, ये फार्मूला आपने लिख दिया तो आपको ये याद ही हो गया, आपको याद ही हो गया स्टूडेंट कि आपको ये भी पता है कि E0 सेल इज इक्वल टू 0.059 बाई n log ऑफ केस। ये मुझे याद ही हो गया फार्मूले, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे ही लिख दूं, NE0 सेल डिवाइडेड बाई 0.059 इज इक्वल टू log ऑफ केस। ये फार्मूले मैं याद ही कर लेता हूँ क्योंकि फिर डायरेक्ट मैं इनको यूज कर लूँ। जो फार्मूले मुझे याद करने होते हैं स्टूडेंट, मैं उनको अपने सामने टेबल जहाँ मैं पढ़ता हूँ ना वहां पे नोट करके लगा लेता हूँ, ताकि सुबह उठते ही मुझे वो फार्मूले दिखते हैं तो मैं डायरेक्ट करता हूँ। नीट का पेपर दे रहे हो, जी का कोई भी दे रहे हो, वहां पर समय कम होता है, तो मैं फार्मूले डिराइव नहीं कर सकता। अब मुझे फार्मूले आते हैं, सीधा फार्मूला लगाए, सीधा ही क्वेश्चन सॉल्व होता है, सीधा फार्मूला लगाओ, सीधा क्वेश्चन सॉल्व होता है। टाइम की सेविंग होती है, टाइम की सेविंग होती है। तो आपको समझ में आ गया। ये एक क्वेश्चन थे जो बार बार मैंने कराए क्योंकि इनमें ये क्वेश्चन आने वाला है पेपर में, इंपॉर्टेंट है, इस साल एक्सपेक्टेड है, ऐसे ही क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, मैं इसलिए करा रहा हूँ। 3 नंबर का भी हो सकता है, 2 नंबर का भी हो सकता है, क्योंकि जो भी चॉइस है वो इंटरनल है, कोई एक्स्ट्रा चॉइस नहीं। यहाँ तक हो गया, इसमें कोई डिफिकल्टी, कोई डाउट जल्दी से बताओ, कोई भी डाउट अभी तक आया आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, डाउट क्लियर हो गए? सर मेरी तरफ से एक क्वेश्चन था। आप बोलो क्या था? एक क्वेश्चन था सर सैंपल पेपर में कि कॉपर का जो E0 होता है वो पॉजिटिव क्यों होता है? मैंने सैंपल पेपर सॉल्व किया और उसमें इतनी बार उसको बताया क्योंकि कॉपर का जो E0 होता है, देखो ये क्वेश्चन आने वाला पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सैंपल पेपर मैंने सॉल्व किया उसमें स्पेशली बताया, ये बोर्ड के सैंपल पेपर का क्वेश्चन है और उसमें एक डायग्राम भी दी है, ग्राफ आपने देखा था जो मैंने भेजा था यूट्यूब पे, आपने नहीं देखा तो देख लेना, बिल्कुल उसको कितना दिमाग लगा के एक्सप्लेन किया गया। अरे ये जो कॉपर होता है, देखो जो E0 वैल्यू होती है स्टूडेंट, जो E0 वैल्यू होती है वो एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती, उसमें कौन कौन से इन्वॉल्व है। डेल्टा, ये एटोमाइजेशन बता रहा हूँ, सेकंड बता रहा हूँ डेल्टा आयोनाइजेशन बता रहा हूँ, और तीसरा बता रहा हूँ डेल्टा हाइड्रेशन बता रहा हूँ। अब देखो ये जो कॉपर होता है पहले उसको एटमाइज ये कहते हैं, जैसे सॉलिड में कोई चीज सॉलिड है उसको पहले एटमाइज का मतलब एटम को बाहर निकालना है, एटम को बाहर निकालने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, होती है नहीं होती, जल्दी बताओ। तो ये एटम को एटमाइजेशन, इसे बोलते हैं डेल्टा एटोमाइजेशन। ये सॉलिड से आपने कॉपर का एक एटम निकाला है, ठीक है, तो यहाँ पर इसे मैंने इस फॉर्म में लिया, देखो सॉलिड से गैस आ गया, इसे, ये डेल्टा एटोमाइजेशन है, ये प्लस वैल्यू होती है, ये पॉजिटिव, डेल्टा AH जो होती है स्टूडेंट, ये पॉजिटिव वैल्यू होती है। एनर्जी की जरूरत पड़ेगी सॉलिड से गैस का एटम बनाने के लिए, वो सॉलिड में तो गैस, ये जो पार्टिकल है मेटेलिक बॉन्डिंग से जुड़े हुए हैं। और दूसरे स्टेप में क्या होगा कि आपने कॉपर लिया तो फिर आपने इसको गैस स्टेट में कन्वर्ट किया, तो इसके लिए कौन सी एनर्जी होती है, डेल्टा 1, ये डेल्टा आई है, ये इसको मैं H1 कह रहा हूँ, आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये भी पॉजिटिव होती है। अभी आपने एक और इलेक्ट्रॉन निकाला, गैसियस स्टेट्स में से इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं, तो डेल्टा आई, ये H2 आ गया, सेकेंड वाली आई, ये भी पॉजिटिव है, ये एनर्जी चाहिए ये सारी। उसके बाद में क्या होगा कि ये जो कॉपर है गैस वाला, ये वाटर में चलेगी, कितने, वाटर में, तो ये हाइड्रेट हो गया, हाइड्रेट हो गया। जब ये वाटर में हाइड्रेट होते हैं, जिसे मैं एक्वस लिखता हूँ स्टूडेंट, तो डेल्टा
हाइड्रेशन एंथैल्पी निकलती है, ये नेगेटिव होती है। तो इन तीनों को मिला के जो वैल्यू आती है उससे ही ई नॉट वैल्यू निकाली। अब ये कॉपर के केस में क्या होता है, जो फर्स्ट ये वैल्यूज हैं कॉपर के केस में क्या हुआ स्टूडेंट, एटमाइजेशन एनर्जी एंड फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन, ये मुझे जरूरत है इनकी, ये पॉजिटिव है, बोलो है पॉजिटिव, आर नॉट सर compensated by the hydration enthalpy of copper 2+। यहाँ पे जो एनर्जी निकलती है वो इसको कंपनसेट नहीं कर पाती, वो कम होती है, तो इसलिए ई नॉट वैल्यू क्या होती है फिर कॉपर की, पॉजिटिव आ जाती है। बाकी सबकी नेगेटिव आई थी 3D सीरीज में, बाकी सबकी नेगेटिव आई थी 3D सीरीज में, बोलो आई थी, आंसर मिल गया, बात समझ में आ गई, क्या लिखना पेपर में। यस सर। और ये मैं ऑलरेडी यूट्यूब में भेज चुका हूँ, उसको सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th तो सीबीएसई सैंपल पेपर मैंने सॉल्व किया है सीबीएसई का, उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको जितना मैंने सॉल्व किया ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें से। और उसके हमने सारा एक्सप्लेनेशन किया, वेरिएशन भी बताई है कि कैसे कोई चीज हो रही है। देखो आपको कोई भी चीज रट्टेबाजी से नहीं चलनी, बार बार कह रहा हूँ स्टूडेंट, हर चीज को समझना है। यहाँ पर हम पूरी एनसीईआरटी किताब को अपने लेक्चर जितने भी दिए हैं डिकोड कर रहे हैं, एक एक वर्ड को आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि आपको सारा ही समझ आ जाए और आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन का आंसर देने में कामयाब हो जाए, यही मकसद है हमारा, और कोई भी मकसद नहीं। हम आपको कोई भी मगिंग नहीं करवा रहे, कोई भी चीज को रट्टेबाजी नहीं करवा रहे, न्यूमेरिकल्स भी आपको फार्मूले बता रहे हैं कि इस तरह से आप लर्न कर लो और उनको यूज कर लो अपने क्वेश्चन के आंसर। ये भी हो गया, अच्छा चलो, तो ये सारे न्यूमेरिकल है, इसको आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसमें कोई अब बड़ी बात नहीं है। अब इसका जो सेकंड पार्ट शुरू हो रहा है, यहाँ पे भी क्वेश्चन आने वाले हैं आपके पेपर में, बहुत क्वेश्चन आएंगे, बहुत क्वेश्चन आएंगे स्टूडेंट। मैंने बताया कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भरा हुआ, देखो आपने मेटेलिक कंडक्टेंस पढ़ी, एक होती है मेटेलिक कंडक्टेंस, मेटेलिक कंडक्टेंस, जो मेटल्स होते हैं, आप कहते हो जो मेटल्स होते हैं स्टूडेंट वो कंडक्टर्स होते हैं, क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स, बोलो होते हैं यस और नो। जैसे कोई कॉपर की वायर है, आप कहते हो येलो कॉपर की वायर, तो आपकी जो भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस हैं उसमें लगी हुई है, एल्यूमिनियम है, ये सब गुड कंडक्टर्स हैं, इनके पास फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं जो चल सकते हैं, तो इनकी कंडक्टेंस जो होती है, इनके अंदर जो कंडक्टेंस होती है स्टूडेंट, दैट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स के अंदर, मेटल्स के अंदर जो कंडक्टेंस होती है दैट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब क्या होगा कि अगर आपने इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस की बात की है, तो जब तक चार्ज कैरियर्स नहीं होंगे, करंट क्या होता है, करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज। व्हाट इज करंट स्टूडेंट, करंट क्या है, आप कहते हो फ्लो ऑफ चार्ज होता है, बोलो सही है या गलत है। यस सर। आपका फ्लो ऑफ चार्ज है, आप कह रहे हो करंट, करंट है, करंट वाटर का करंट है, तो करंट क्या होता है, जो हायर वाटर की हायर हायर हाइट से लोअर हाइट में वाटर फ्लो करता है, वाटर का एक करंट है। तो इसी तरह जब चार्ज है एक हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, तो वो चार्ज फ्लो करता है, चार्ज फ्लो करता है स्टूडेंट, तो वो एक करंट क्रिएट हो जाता है, फ्लो ऑफ चार्ज। लेकिन जो कंडक्टर्स होते हैं मेटल, उनमें तो इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं स्टूडेंट जो मूव करते हैं, कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन अगर मैं कहूं कि सोल्यूशन है, तो यहां पर मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस क्या होती है स्टूडेंट, तो सोल्यूशन के अंदर अगर आयंस होंगे स्टूडेंट, आयंस होंगे, आयंस जो होते हैं वो चार्ज कैरियर्स होते हैं स्टूडेंट, चार्ज कैरियर्स होते हैं। तो अगर ये चार्ज कैरियर्स मूव करेंगे तो कंडक्टेंस होगी सोल्यूशन के अंदर। तो इसका मतलब यहां पर हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स,
अब इलेक्ट्रोलाइट्स भी वो हैं, जैसे ही आपने पानी में डाले तो आयंस बनते हैं, तो वो आयंस मूव कर सकते हैं, आयंस मूव कर सकते हैं। तो इस तरह से उनके जो लॉज हैं वो सेम ही हैं जो मेटेलिक के वायर में हमने देखे थे। अब होता क्या है स्टूडेंट, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी, यहाँ भी पढ़ी थी, कि अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मान लो ये एक मेरी वायर है, अगर मेटेलिक मेटल्स में देखूं स्टूडेंट, मैं कह रहा हूँ ये एक मेरी मेटेलिक वायर है, ठीक है, इसमें से करंट फ्लो हो रहा, क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है स्टूडेंट। तो करंट जब फ्लो होता है तो उसको कोई चीज रेजिस्ट करती है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होती है, क्या होती है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। बोलो, आपने पढ़ा था फिजिक्स में, 10th में पढ़ा था, आर। रेजिस्टेंस क्या होती है कि जब करंट फ्लो करता है उसको वो रेजिस्ट करती है फ्लो ऑफ जो चार्ज हो रहा है उसको रेजिस्ट करती है, उसे आर से हम डिनोट करते थे और उसका सिंबल क्या था, ओम्स। तो जो रेजिस्टेंस मेटालिक कंडक्टर में आपने पढ़ी स्टूडेंट, ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो आपने कहा कि जितनी ज्यादा वायर लंबी होगी उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस। भाई करंट फ्लो करना है तो अगर लेंथ मैं बढ़ा दूंगा कंडक्टर की, अगर ये लेंथ है कंडक्टर की, ये मेरे पास कंडक्टर है, अगर इसकी लेंथ बढ़ा दूंगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। बोलो सही बात है या गलत। रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। और रेजिस्टेंस ये एक इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप देख रहे हैं यहाँ पर, ए, वो पाई आर स्क्वायर है मान लो, तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस। अरे जितनी ज्यादा इसका वो होगा एरिया, उतना रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, उतना रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। जो थिन वायर्स हैं आप देख रहे हो उनका रेजिस्टेंस ज्यादा है, और जो थिक वायर्स हैं मोटी मोटी तारें लगाते हो तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है, उनमें करंट ज्यादा फ्लो होता है, करंट ज्यादा फ्लो होता है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बनाया था हमने, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्टूडेंट। तो कंडक्टेंस क्या होती है, कंडक्टेंस में कह रहा हूँ इज डिफाइंड एज डिग्री टू व्हिच एन ऑब्जेक्ट और ए कंडक्टर कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट एंड इज अ प्रॉपर्टी व्हिच इज लेबल्ड एज जी। इसको आपने कहा कि जी जो है हमारी कंडक्टेंस है। एनसीईआरटी में जी दिया हुआ है ना सिंबल, वैसे किसी और बुक में कुछ और भी हो सकता है, तो हम एनसीईआरटी का सिंबल यूज करते हैं। कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस, और ये क्या है, जी इज इक्वल टू 1/, कंडक्टेंस अगर हमने बतानी है तो कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस as it is calculated as a ratio of I passing to the potential difference V। वो जो फार्मूला आपने V इज इक्वल टू आई इंटू आर बनाया था, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ आपको पता ही है, 10th में पढ़ा था आपने फिजिक्स में, V इज इक्वल टू आई इंटू आर पढ़ा था, ओम्स लॉ वो वैलिड होता है यहाँ, फिजिक्स में पढ़ा है ओम्स लॉ। यस सर। तो वो फार्मूला यहाँ भी है, ठीक है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर वाला पढ़ा था जो। अब मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि जो रेजिस्टेंस है हमारी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए है। तो अगर इन दोनों को मैं कंबाइन कर दूं स्टूडेंट, तो ये क्या बन जाता है, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हमने रिप्लेस कर दिया रो से स्टूडेंट। तो रो क्या होता है, रो को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। रो को क्या बोला हमने स्टूडेंट, रेजिस्टिविटी, ठीक है। इसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहा गया था, पर आजकल ज्यादा हम यूज करते हैं रेजिस्टिविटी। ये क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसको रेजिस्टिविटी भी कहा जाता है, ठीक है जी, रेजिस्टिविटी भी कहा जाता है। तो रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन क्या बना स्टूडेंट, फिर ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आने वाले पेपर में। देखो मैं बड़े बड़े क्वेश्चन की तो बात ही नहीं कर रहा, अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पर इस चैप्टर में अभी न्यूमेरिकल बहुत, और सेल भी है, देखो फ्यूल सेल वगैरह ये सब पूछे जाने हैं, और वो इसमें वो भी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और सबसे बड़ा चैप्टर है ये, आपने देखा सबसे बड़ा चैप्टर यही है, और सबसे ज्यादा दिमाग इसी पे लगता है, और स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसमें आ रही है, जैसे तुम्हें आई थी ना इसमें, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल कर नहीं पा रहे स्टूडेंट, और इसके अंदर क्वेश्चन आने हैं, कोलरिच लॉ, ये सब न्यूमेरिकल आने हैं, देखो सीधे न्यूमेरिकल आने हैं, बहुत सारे सैंपल पेपर सॉल्व किए, सब में आ रहे हैं, वेरिएशन ऑफ कंसंट्रेशन और मोलर कंडक्टिविटी, ये सारी वैल्यू इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंट को समझ, मैं सिर्फ समझाता हूँ डी कोड करता हूँ, रट्टेबाजी नहीं करनी, समझ लो, फार्मूले अपने आप निकलते जाएंगे स्ट्रेट, और उनको आपने याद नहीं करना, लर्न करना है। याद करूंगा मैं भूल जाऊंगा पेपर में, कितनी डेफिनेशन याद करूंगा,
पूरी किताबें मैं रट्टेबाजी कर सकता हूँ, क्या तुम कर सकते हो पूरी किताब को रट सकते हो? बताओ एक स्टूडेंट के मगर रट्टेबाजी करके जाएगा तेरा कुछ मिलना नहीं मार्क्स। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो हमें लर्न करना है, तुम अपनी कंसेप्ट को चेंज करो, माइंड को चेंज करो, माइंड सेट को चेंज करो। तो इसकी वैल्यू यहाँ से निकालूंगा, इसकी डेफिनेशन क्या डेफिनेशन निकलेगी? अगर एल की वैल्यू 1 हो जाए और ए की वैल्यू भी 1 हो जाए स्टूडेंट, तो फिर क्या होगा? मान लो एल और ए को 1 कर दूं तो क्या बनेगा? आर इज इक्वल टू रो बन जाएगा। अगर मैंने इसको 1 सेंटीमीटर लिख दिया, इनको 1 सेंटीमीटर कर दिया, तो व्हाट विल बी आर विल बी इक्वल टू रो। तो रेजिस्टिविटी क्या हुई फिर? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टिविटी? स्टूडेंट अगर मैं एसआई यूनिट करता तो ये मीटर में लगाता, और आपको पता है मीटर काफी लंबा होता है, मीटर बहुत बड़ा होता है। आपको पता है मीटर कितना बड़ा है? और इतने बड़े सेल थोड़ी होते हैं आपके लैब में भी। तो फिर आप यूज कर सकते हो रेजिस्टिविटी के लिए। तो अगर मीटर यूज करूंगा तो मुझे लिखना पड़ेगा L1 मीटर और एरिया 1 मीटर। तो अगर एसआई यूनिट की बात कर रहा हूँ, एसआई यूनिट की बात कर रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ कि रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर of 1 meter conductor having area of cross section 1 meter square, that will be equal to the specific resistance. Is it true? ठीक है। तो हम इसके अगर हमें पूछेगा कि नेक्स्ट व्हाट आर द यूनिट्स, यूनिट्स पूछ लिए आपसे इसके, व्हाट विल बी द यूनिट्स, तो यूनिट्स क्या निकलेंगे? आर के यूनिट क्या है? ओम्स। और ये क्या बना? A/L। ठीक है। तो क्या यूनिट बने? अगर मीटर में यूज कर रहा हूं, क्या बना फिर? ओम मीटर स्क्वायर बाई मीटर। तो ये कट गया, ओम मीटर बना। तो मोटर बन गया। अगर सेंटीमीटर में करना है तो क्या बन गया फिर? क्या बन गया स्टूडेंट? ये बन गया 100 ओम सेंटीमीटर। तो ये यूनिट्स होते हैं, हमें पूछेगा पेपर में तो हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछेंगे। यहां तक हमें समझ में आ गया। द फैक्टर्स ऑन विच, कोई भी चीज, कोई भी क्वांटिटी होती है, मैं पहले उसकी डेफिनेशन बताता हूँ, फिर उसका फॉर्मूला बताता हूँ, फिर उसकी एप्लीकेशंस बताता हूँ, फिर उस पर एप्लीकेशन में न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चन सारे आते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो फैक्टर्स कौन कौन से हैं स्टूडेंट? लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, आर इज इक्वल टू, तो आर इज इक्वल टू रो बाई एल हो गया। आर इज इक्वल टू, आपका फॉर्मूला आ गया, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। ठीक है। आर इज इक्वल टू रो बाई ए और एल बाई ए आ गया। तो अब हमने कहा कि हमने डिफाइन कर दी कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या है? 1 बाई आर। कंडक्टेंस 1 बाई आर है। और हमने एक और डिफाइन कर दी, कप्पा। कप्पा क्या होती है? कंडक्टिविटी। इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत यूज होने वाला। कंडक्टिविटी हमने कहा, कंडक्टिविटी डिफाइन कर दी स्टूडेंट। तो कंडक्टिविटी हमारी 1 बाई रो, 1 बाई रेजिस्टिविटी को कंडक्टिविटी करेंगे। तो अगर हमें ये फार्मूला अब इसमें निकालना, तो कैसे निकालना? एक फार्मूला मैं यही बना देता हूँ पहले। देखो हमारे पास ये फार्मूला था, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। ये वाला फार्मूला, इसी से मैं सारे फार्मूले निकालता हूँ। और हमने कहा जी इज इक्वल टू 1 बाई आर। तो आर की वैल्यू क्या है? 1 बाई जी। ये क्या बन गया? जी क्या है? कंडक्टेंस। जी क्या है स्टूडेंट्स? कंडक्टेंस। ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, आर को 1 बाई जी लिख सकता हूँ, और रो की वैल्यू को मैं 1 बाई कापा लिख सकता हूँ स्टूडेंट। कापा क्या? कंडक्टिविटी। और ये क्या आ गया? एल बाई ए। तो फिर ये क्या बन गया स्टूडेंट? इसको मैं ऐसे लिख दूं, कप्पा इनटू, ये उधर ले जाऊं और इसको उधर ले जाऊं, कप्पा इज इक्वल टू ए बाई एल। कप्पा इज इक्वल टू क्या हो गया? ए बाई एल। कप्पा इनटू ए बाई एल क्या हो गया हमारा? जी। तो इस तरह से हम फार्मूला बना सकते हैं। ठीक है। तो जी इज इक्वल टू, जी क्या है हमारा? कंडक्टेंस। जी हमारा कंडक्टेंस है, और ये कप्पा है। और इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो ये फार्मूले सारे एग्जाम में यूज होने हैं, न्यूमेरिकल्स में, इसलिए कापा इज इक्वल टू जी इंटू एल बाई।
तो जी कंडक्टेंस है, एल बाई ए को स्टूडेंट हम सेल कांस्टेंट कहते हैं, एल बाई ए कांस्टेंट होता है, सेल कांस्टेंट। ये सारी वैल्यू अभी हम नेक्स्ट में बताने जा रहे हैं, अभी मैंने शॉर्ट फॉर्म में बताई है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया गया एनसीईआरटी बुक में। तो ये क्या हो गया, जी इंटू जी नॉट। ये फार्मूले इनको नोट करो क्योंकि न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे, न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर इनके जिक्र कर दिया, इनका जिक्र कर दिया। अभी ये सारे हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स जब करेंगे। अब कह रहा है ये कंडक्टेंस जो होती है स्टूडेंट एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, वेयर एज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी इज कंडक्टिविटी। तो कंडक्टेंस हमने बताई और उसके बाद बताई हमने जी जो है हमारी वो कंडक्टेंस, और जो कापा है उसे कंडक्टिविटी कहा गया। कापा को मैंने कंडक्टिविटी बताया स्टूडेंट्स, और जी को कंडक्टेंस बताया, जी को कंडक्टेंस बताया। तो आपको हमने फार्मूला अभी बताया, यहाँ पर क्या बताया, ये कापा इज इक्वल टू जी इंटू एल बाई ए, ये दिख रहा है फार्मूला। इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट, अगर एल की वैल्यू 1 कर दूं और ए की वैल्यू कर दूं 1 स्टूडेंट, ये 1 मीटर स्क्वायर और 1 मीटर, तो कप्पा इज इक्वल टू जी, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस। ठीक है, तो कंडक्टेंस हो गई कितना, अगर मैं सेंटीमीटर में ले रहा हूं तो एल 1 सेंटीमीटर हो गया और ए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो अगर मैं ये कर दूं तो फिर कप्पा की वैल्यू क्या आ गई, जी के बराबर आ गई। ठीक है, ये ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट बहुत बड़े हैं तो ज्यादा ये यूनिट यूज होते हैं, सेंटीमीटर छोटा होता है, 1 मीटर बहुत ज्यादा। तो ये क्या आ गया, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। क्या बना, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन कितना होता है स्टूडेंट, अगर मैंने क्यूब बनाया 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर का, तो इसमें इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर, वो 1 मिलीलीटर के बराबर होता है, 1 सीसी के बराबर होता है क्यूबिक सेंटीमीटर। तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर 1 मिलीलीटर, 1 मिलीलीटर सोल्यूशन की जो कंडक्टेंस होगी उसी को कंडक्टिविटी कहा जाता है। कंडक्टिविटी ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन इज कॉल्ड द कंडक्टिविटी स्टूडेंट्स। तो इसलिए कंडक्टेंस जो है वो एक्सटेंसिव, मतलब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वो डिपेंड करती है कि कितना अमाउंट मैंने लिया है, लेकिन कंडक्टिविटी तो 1 मिलीलीटर सोल्यूशन की होती है, वो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, कंडक्टेंस इज एन ऑब्जेक्ट्स प्रॉपर्टी डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटिटी और मास, फिजिकल फॉर्म, whereas कंडक्टिविटी इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस। आपको 2 टाइप की प्रॉपर्टीज मैंने बताई थी केमिस्ट्री में, एक एक्सटेंसिव होती है और कौन सी होती है दूसरी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। बोलो बताए इस बारे में, ये प्रॉपर्टी कौन सी होती है, दे डिपेंड ऑन द क्वांटिटी और मास ऑफ द सब्सटेंस। ये इसके ऊपर डिपेंड करती हैं और ये डिपेंड नहीं करती क्वांटिटी और मास। दे पर मोल कह दिया मैंने, पर सेंटीमीटर क्यूब कह दिया, तो अब इसका मतलब ये हो गया कि वो इंटेंसिव हो गई। दे डू नॉट डिपेंड, दे डू नॉट डिपेंड ऑन, ठीक है, मास और क्वांटिटी। ठीक है, तो कप्पा जो है वो आप देख रहे हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई है, लेकिन जो जी है कंडक्टेंस वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ये सारे छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। देखो आपको आजकल जो पेपर बन रहे हैं रीजनिंग और असर्टिव में ऐसी स्टेटमेंट दी जा रही है कि ये आपको स्टेटमेंट दे दी असर्शन और उसके नीचे रीजन दे दिया, तो आपको पूछा बताओ 4 में से कौन सी चॉइसेस। आपने, मैंने जो पेपर भेजा था आपने देखा था, जल्दी बताओ। अभी तक जो मैंने सीबीएसई का सैंपल भेजा उसे आपने सुना ध्यान से, कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, असर्शन होगी, इसी की मैं असर्शन और रीजन बना दूंगा। देखो जो भी चीजें पढ़ा रहा हूँ उसको दिमाग लगा के सुनने को, यही स्टेटमेंट कोई भी असर्शन बन जाएगी और रीजन बन जाएगी और उसी पे क्वेश्चन बन जाएगा, यहीं से बनेंगे सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड। तो इसलिए कह रहा हूँ, अब जो स्टूडेंट समझ नहीं रहे उनको क्या मुश्किल पड़ेगी वहां पर। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस थ्रू मेटल इज कॉल्ड मेटेलिक, और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस को क्या, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो इसमें ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये किस किस चीजों पे डिपेंड करती है, आपको पता है, नेचर ऑफ द मेटल, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन,
इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टेम्परेचर देखो मेटालिक जो कंडक्शन होती है, मेटालिक जो कंडक्शन होती है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला नोट करा जाए स्टूडेंट्स को, नोट करो पॉइंट को। जो मेटालिक कंडक्टेंस होती है वो डिक्रीज होती है विद इंक्रीजिंग, मेटालिक कंडक्टेंस डिक्रीजेस विद इंक्रीज। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पेपर में। ऐसा क्यों होता है कि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो कंडक्टेंस मेटालिक की कम होगी, जबकि आपको लगता है कि ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा है स्टूडेंट। वो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी ना, क्योंकि ज्यादा वो क्या बोलते हैं, वाइब्रेट होते हैं, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स, तो वो ज्यादा कोलिजन होती है, तो इसलिए शायद उनकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। देखो आपको मैंने एक चीज खास बताई है, अब जो पेपर है उसमें एक एक नंबर के क्वेश्चन और एक एक वर्ड का आंसर है स्टूडेंट, एक एक लाइन से ज्यादा आंसर नहीं है। तो आपने जो लिखना है बहुत सोच समझ, कुछ भी लिखने से नंबर नहीं मिलने वाला, तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए क्या लिख रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर द कमिंग पेपर। जब इलेक्ट्रॉन्स का टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बिकम मोर रैंडम, so then what will happen, the result of the random motion of electron is there will be increase in resistance, therefore there will be decrease in the conductivity, electronic conductivity। तो इस तरह से देखो हो क्या रहा है कि आंसर भी इस तरह से हो रहे हैं कि एक तो आंसर में है भाई ये बात सही है या गलत है, एक तो ये ट्रू है, इसका हाफ मार्क मिला, फिर आपने उसका रीजन दे दिया तो फिर हाफ मार्क मिला। हाँ, ये भी थोड़ा थोड़ा ही लिखना, आंसर शॉर्ट है, आंसर शॉर्ट है। तो आपको बात समझ में आई कि किस तरह से हम अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन जो भी होंगे। तो यहाँ पर हमारा ये थर्ड पार्ट खत्म हो गया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। अब इसके आगे मोलर कंडक्टिविटी और ये के ऊपर न्यूमेरिकल्स हैं और उनकी वेरिएशन विद कंसंट्रेशंस हैं, तो वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। और कोलरिश लॉ है वो भी आएगा पेपर में। तो उसके बाद फिर फैराडेज लॉज हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकते। तो फिर मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ। अभी तक कोई डाउट है तो पूछो, कोई भी डाउट है? ये जो मैंने फार्मूले बनाए हैं इन्हीं को यूज करूंगा आगे न्यूमेरिकल्स आने वाले, मोलर कंडक्टिविटी पे न्यूमेरिकल आने वाले हैं, वेरिएशन विद कंसंट्रेशन आने वाले हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। कोई डाउट है इनमें अभी तक जो हुआ है बताओ जल्दी से, बात समझ में आई? तो ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और फर्दर जो क्वेश्चन पेपर है हमारे न्यूमेरिकल है उनको देखेंगे। और आप जो भी पढ़ना चाहें आपकी चॉइस है, आप पढ़ सकते हैं, नो इशू। तो वो हमें आप बता देना। और जब तक हमारे बाकी सैंपल पेपर हैं उनको सुनते रहिए, फॉरवर्ड करते रहिए स्टूडेंट्स को। और वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, 10th के 12th के बोर्ड पेपर सारे मिल रहे हैं स्टूडेंट्स, उसी को मैं सारे सॉल्व कर रहा हूँ आजकल। तो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं आप उनको फॉरवर्ड। ठीक है फिर, ओके, मेरी नेक्स्ट क्लास शुरू होने वाली है, फिर मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। ऑलराइट, गुड नाइट स्टूडेंट्स।